अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है यूनिट नंबर 3 को, और इसमें जो पहली चीज़ है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस के लिहाज से, मतलब किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, हम कहते हैं कि बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। और अगर अब बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में। और याद रखना, रेस्ट और मोशन ये एक रिलेटिव स्टेट्स होती हैं। मतलब रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं हैं, ये रेफरेंस या ऑब्जर्वर चेंज होने से दोनों स्टेट्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले डिस्टेंस। हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और फार्मूला होता है v मल्टीप्लाई बाई टी। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लें तो वो डिस्टेंस के इक्वल होती है। ये आपके पास एक बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ जाती है, तो ये जो पूरा पाथ फॉलो किया बॉडी ने, ये वाला इरेगुलर वे के अंदर, इस पाथ की लेंथ डिस्टेंस है। दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करूँ, इनको डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, या तो इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक कितना आया, या आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी और डी इज इक्वल टू वी क्रॉस टी होता है। इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंसाइड्स टू ईच अदर। मतलब अगर बॉडी एक लीनियर मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता है। स्पीड, हम कहते हैं बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला होता है s/t। और जो वेलोसिटी है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड लूँगा तो वो स्पीड होती है। वेलोसिटी क्या होती है, बॉडी का जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वे बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। वेलोसिटी की टाइप्स अगर देखें तो ये डिफरेंट वेलोसिटी की टाइप्स आपके सामने हैं। एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, और रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आपके सामने शो किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेम वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करते हुए ग्राफ का भी आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, बॉडी किसी एक टाइम इंटरवल पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, जिसमें जो लिमिट डेल्टा टी होती है वो अप्रोच करती है ज़ीरो को, तो उस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी को, जहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करती है ज़ीरो को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी ये बराबर होती है वी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी अगर सेम है तब बॉडी को हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये वेक्टर क्वांटिटी और फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई बाई टी या ओवर वी बाई टी। अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इनके जो ग्राफ्स हैं स्पेशली ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम डिस्कस करना चाहें इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए दो लिमिटेशन हैं जो याद रखनी है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जो बॉडी की जो मोशन होनी चाहिए, वो जो मोशन है बॉडी की वो स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन होनी चाहिए। तो तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहली चीज़, पहली इक्वेशन होती है वी एफ माइनस वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। खैर, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन 1, 2, 3 एंड 4 सेकंड्स ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और एस इज इक्वल टू एच हो जाता है। तो आपके पास हम
जब इसको फ्री फॉल कर रहा होता है तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। जब वी आई ज़ीरो लेते हैं तो आपके पास एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर में वी आई ज़ीरो हो गया तो हाफ जी टी स्केयर आपके पास फार्मूला बन जाता है। जस्ट टी की वैल्यू पुट करनी है, हाफ टी स्केयर प्लस हाफ जी इंटू टू का स्केयर, फिर 3 थर्ड सेकंड के लिए 3 और 4 सेकंड के लिए 4। तो ये रेशियो बनती है 1:4:9:16। 5 सेकंड होता तो 25, 6 होता तो 36, 7 होता तो 49। इस तरह से ये रेशियोज इनमें आएंगी। सेम कहता है इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टन हाइट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। अब वो था कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है बॉडी फ्री फॉलिंग, और अगर उसको सम स्पेसिफिक हाइट से कहा जाता है और डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट, ड्यूरिंग सेकंड, ड्यूरिंग थर्ड, ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड पूछता है तो उसकी रेशो आती है 1:3:5:7। तो ये इस तरह के MCQs हैं जो कि यूजुअली एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो रिलेट करता है इनर्शिया से, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये आपको बताता है ये बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में या जो उसकी स्टेट ऑफ द मोशन होती है या रेस्ट होती है उस वक्त तक कंटिन्यू रखती है अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, मतलब कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लग जाए। तो इस चीज़ का मतलब ये चूँकि इनर्शिया को डील कर रहे हैं इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। फोर्सेस बैलेंस हैं तो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं, वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो है, स्टे एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो होता है, स्टे इन मोशन, सेम स्पीड इन एंड डायरेक्शन, इसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। तो ये दो चीज़ें थी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो और एक्सेलरेशन भी जीरो है तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो अर्थ होता है वो आपके पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर की जाती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम ये कहते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, F इज इक्वल टू ma। हम सिंपल इसको इस तरह से लिखते हैं। फोर्स आपके पास वो एजेंट है, वो एजेंसी है जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पर रिड्यूस करती है या करने की कोशिश करती है। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट MCQ है। 1 डाइन 1 G/cm -2 के इक्वल होता है और 1 न्यूटन में एक्सपोनेंट 5 डाइन्स होते हैं। अच्छा, अगर फोर्स सेम अप्लाई हो तो आप लोगों ने याद रखना है जो M1 A1 बराबर होता है M2 A2 के, तो रेशियोज़ ऑफ एक्सेलरेशन बराबर हो जाती है रेशियोज़ ऑफ द मैसेज के। जैसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, A1/A2 बराबर होता है M2/M1 के, M2/M1 के। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। एक्सेलरेशन सेकंड लॉ हमें एक्सेलरेशन भी बताता है, वो बराबर होता है F/m। यहाँ से यूनिट एक्सेलरेशन के एक तो बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर किलोग्राम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक्शन के एक डायरेक्शन होता है जो इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर एक्शन और रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, और जो फोर्स लगती है वो फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम क्या करती है, एक्ट करती है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इनर्शिया, हमने जैसा कि पहले कहा कि इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, और किसी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है उसको क्या रखती है, कंटिन्यू रखती है। इनर्शिया की टाइप्स अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। बॉडी अगर इटसेल्फ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती तो उसको रेस्ट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये अगर आप बॉडी अपनी मोशन की स्टेट को इटसेल्फ चेंज ना कर सके तो उसको इनर्शिया ऑफ द मोशन बोलते हैं, और अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन को खुद न चेंज कर सके तो इसको इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एडिशनल हैं, आपने FSC लेवल पे नहीं पढ़ी हुई। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और ये बराबर होती है MV के यूनिट होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, और डायमेंशन होती हैं MLT माइनस। स्पेशल कंडीशन में अगर वेलोसिटी जीरो है देन मोमेंटम भी जीरो होता है।
और अगर मैस कांस्टेंट है तो मोमेंटम और वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मोमेंटम और मैस प्रोपोर्शनल होते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर वेलोसिटी और मैस इन्वर्सली रिलेटेड है तो फिर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज़ आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहे तो हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे होती है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा होता है। ये बुक का ही एमसीक्यू है कि आपके हेयर्स की वजह से जो आपकी बॉडी है, आपका हेड है, उसको 50 न्यूटन रिक्वायर होती है आपकी स्कल को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर हेड नहीं है तो सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स रिक्वायर होती है। इम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक लार्ज फोर्स किसी बॉडी के ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे लगती है तो दैन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी और दैट इज इक्वल टू चेंज इन इम्पल्स। याद रखना है चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मोमेंटम और एनर्जी के रिलेशन, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एनर्जी किस चीज़ के बराबर हो गई, पी स्क्वायर बाई 2m के। अगर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखें, ये था एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ से पी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना है तो वो बराबर होता है 2m और दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। अगर मोमेंटम ऑफ दो बॉडी सेम हो तो रेशियोज ऑफ एनर्जीज बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ देयर रेशियोज ऑफ मैसेज है। E1/E2 बराबर होता है M2 by M1 के, और एनर्जी और मैस इन्वर्सली रिलेटेड रहते हैं। इस चीज़ का मतलब जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एनर्जी ऑफ टू बॉडी सेम है तो रेशियोज ऑफ द मोमेंटम बराबर होता है स्क्वायर और रूट ऑफ देयर मैसेज P1/P2। तो ये 1 2 3 4 रिलेशन है, ये चारों रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ। मैस कांस्टेंट है तो ग्राफ एनर्जी मोमेंटम का ये बनेगा, मोमेंटम कांस्टेंट है तो एनर्जी मैस का ग्राफ ये बनेगा, और अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम और मैस का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ्स भी आपको शेप्स याद रहनी चाहिए। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मैस के, तब जब हैवियर बॉडीज़ का लार्ज मोमेंटम होता है। अच्छा, इफ एनर्जी इंक्रीज होती है 10% इन चेंज इन मोमेंटम, शॉर्टकट फार्मूला याद रखना है P2 - P1 ओवर P1 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर मोमेंटम n टाइम्स इंक्रीज होता है तो 10% इन चेंज इन एनर्जी E2 - E1 ओवर E1 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर होगी बात। इस फार्मूले से आपने क्या करनी है, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी और मोमेंटम्स निकालना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एंट्री टेस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो बॉडीज कोलाइड करती हैं उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सम ऑफ ऑल दी मोमेंटम, सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कोलाइडिंग बॉडीज़ का जीरो होता है। तो M1 + M2 M1 V1 + M2 V2 बराबर होता है M1 V1 डैश + M2 V2 डैश। इसको बोलते हैं मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। MCQ इसको हम डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, हम इलास्टिक कोलाइजन को कैसे लिखते हैं। अगर ऐसा कोलाइजन जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो वो इलास्टिक कोलाइजन, और अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो उसको इनइलास्टिक कोलाइजन बोलते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बहुत कंजर्व होते हैं, और इनइलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लेकिन जो एनर्जी होती है वो हर तरह के मोमेंटम में कंजर्व रहती है। अब ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलाइजन से रेलिवेंट आपसे MCQ आता है, क्या होता है, आप कोलाइजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इज कॉल्ड, ऑप्शन होता है इलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन, कंजर्व कोलाइजन, नॉन कंजर्व कोलाइजन। अब एनर्जी कंजर्व है तो उसको इलास्टिक कोलाइजन होता है। इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन का जस्ट ये फार्मूला याद रखना आपने यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, बट दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और ये केसेस स्पेशली फॉर द वेलोसिटीज़ जहाँ पे मैस M1 M2 इक्वल हो, और अगर M1 ग्रेटर है M2 के, M2 ग्रेटर है M1 से, ये डिफरेंट 4 केसेस आपने पढ़े थे, तो ये 4 केसेस भी आपको याद होने चाहिए और इनके रिजल्ट्स फॉर MCQs। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो जो लगती है वो ये होती है कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो बराबर होती है M-M/T इंटू वी, मैस फ्लो रेट, M/T होता है, V होता है चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम एंड एक्सप्लाइयर फोर्सेज, अब एक्सप्लाइयर फोर्सेज में भी आपके पास जो टोटल मोमेंटम होता है ऑल द फ्रैगमेंट्स का वो इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल के। सेम फॉर गन एंड बुलेट सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये इन दोनों का अगर मैं सम लेता हूँ इनिशियल और फाइनल का तो वो क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, रिकॉइल वेलोसिटी बराबर होता है -M/V/M। ये नेगेटिव साइन ये शायद शो करता है कि जो बुलेट की वेलोसिटी है V और जो गन की वेलोसिटी है रिकॉइल वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है।
रॉकेट प्रोपल्शन में बेसिक से MCQs याद रखने हैं। रॉकेट्स हमेशा उतना मोमेंटम गेन करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ, जिस मोमेंटम के साथ जो गैसेस होंगी वो रेयर यूनिट से एक्सपेल हो रही होंगी, खारिज होंगी, और उसका एक्सेलरेशन होता है mv/m। m होता है मास पर सेकेंड, ये जो है ना मास फ्लो रेट है, ठीक है। mv चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और मास ऑफ द रॉकेट जैसे जैसे डिक्रीज़ होता जाता है एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होता जाता है। मतलब जो रॉकेट होते हैं वो स्टेडी स्पीड पे मूव नहीं करते, बल्कि उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो याद रखने हैं, रॉकेट कैरीज फ्यूल इन फॉर्म ऑफ लिक्विड गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रॉकेट कंटिन्यूसली एक्सपेल गैसेज एंड गेन मोर एंड मोर मोमेंटम। टिपिकल रॉकेट 10,000 किलोग्राम फ्यूल यूज़ करता है 1 सेकंड के अंदर। रॉकेट इजेक्ट जो करता है गैसेज वो 4000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से करता है, और रॉकेट का 80% मैस सिर्फ फ्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी होता है। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ये बेसिक फार्मूला है x इज इक्वल टू vxt, y इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और यहाँ से t बराबर होता है स्क्वायर रूट 2h/g के। वेलोसिटीज़, जो आपके पास वेलोसिटी होती है इनिशियल और फाइनल, वो आपके पास क्या रहती है? सेम रहती है। जो फाइनल वेलोसिटी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वो क्या है? कांस्टेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता रहता है। इनिशियली इसकी वैल्यू होती है vi sin थीटा, और फाइनल हो जाती है vi sin थीटा माइनस gt। तो ओवरऑल वेलोसिटी होती है vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, और थीटा का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स ऑफ vfy बाई vfx। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जस्ट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, और इस वजह से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चूँकि ये वाला 0 हो गया, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है सिर्फ x कंपोनेंट उसका रह जाता है, तो वो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होती है। हाइट, जो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल गेन करता है उसको मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे इसका फार्मूला याद रखना है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और हाइट का टाइम के साथ जो रिलेशन है gt स्क्वायर ओवर 8 होता है। मतलब जो मैक्सिमम हाइट होती है टाइम के साथ उसका ये रिलेशन होता है। टाइम ऑफ द फ्लाइट, बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने से लैंड करने तक जो टाइम रिक्वायर होता है वो टाइम ऑफ द फ्लाइट होता है। फार्मूला होता है 2vi sin थीटा ओवर g, और मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है vi sin थीटा ओवर g होता है। रेंज क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। फार्मूला होता है vi स्क्वायर g इंटू साइन थीटा, और जब vi स्क्वायर बाई g मैक्सिमम आपके पास रेंज होती है, और थीटा 45 होती है, ठीक है। रेंज प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ 2 थीटा की। सो रेंज इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एंगल नियर 45, तो 4 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम रेंज बराबर होती है 4 टाइम्स ऑफ दी हाइट के, या हाइट बराबर होती है रेंज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। जब दो एंगल्स का सम 0 हो जाए, 90 हो जाए, तो दो एंगल्स आपको दिए हों और उनका सम 90 हो जाए, तो उन दोनों एंगल्स के ऊपर जो रेंजेस होंगी वो क्या होती हैं? सेम होती है, ठीक है। की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 डायमेंशनल मोशन विद एक्सेलरेशन इन 1 डायमेंशन इस होती है। एट हाईएस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। द फैक्टर्स विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन a/g, और ax कितना होता है? 0 होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू h के बराबर होती है जब थीटा इज इक्वल टू 76 होता है। बैलिस्टिक मिसाइल, अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, और ये शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। और एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट्स इस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। लेकिन जो पावर्ड और जो जिनको हम बोलते हैं कि रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल हैं, उनको हम लॉन्ग रेंज के लिए क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी, की पॉइंट्स थे, जो क्विक रिवीजन थी इस चैप्टर की, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। हम जब MCQ डिस्कशन पे आएंगे तो फिर डिटेल में इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।